हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए NCERT पॉलिटी क्लास 8 के MCQ। और आज इसी क्रम में आपका यहां पर चैप्टर नंबर 5 है। यहां पर हम न्यायपालिका चैप्टर से संबंधित MCQ प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहां पर। आज का पहला प्रश्न है, हमारे देश में कानून का शासन चलता है और सर्वोच्च न्यायालय हमारे देश में न्याय निर्णयन की सर्वोच्च संस्था है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है यहाँ पर कौन सा कथन आपका असत्य है। पहला है, इसकी स्थापना 26 नवंबर 1949 को की गई थी। अपने पूर्ववर्ती फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की भांति यह न्यायालय भी पहले संसद भवन के भीतर चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में हुआ करता था। थर्ड है आपका, यह 1959 में नई इमारत में स्थानांतरित किया गया। देखिए, बात कर लें हम सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो हुई है, आपको याद होगा जो भारत शासन अधिनियम 1935 बना था और उस अधिनियम के तहत आपके जो है फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी, जो कि 1937 से लेकर 49 तक रहा। अब चूंकि हमारा अपना संविधान बनकर तैयार हो गया है, तो जरूरत यह है कि अब जो हमारा संविधान है, अब उसके अकॉर्डिंग कोर्ट की स्थापना की जाए, उसके अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाए। तो कह सकते हैं हम यहाँ पर कि फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया का उत्तराधिकारी जो है सर्वोच्च न्यायालय बना है, जो कि हमारा संविधान आपको पता होगा पूरी तरह से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो उसी दिन हमारे यहाँ आपकी आधुनिक सुप्रीम कोर्ट की यहाँ पर नींव रखी गई है, जो कि आपके भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग, भारतीय संविधान के प्रावधानों के अकॉर्डिंग चलेगा। ठीक है, तो ऐसे करके हमारे यहाँ आप देख सकते हैं इसकी जो स्थापना हुई है, यानी कि आपकी जो आपका संविधान बनकर जब पूरा तैयार हुआ है, उस संविधान के उपबंधों के अनुरूप आपकी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो है वो 26 जनवरी 1950 को हुई है। तो पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। ये तो आपको पता ही है, मैंने भी बताया ही है। इसका जो पूर्ववर्ती नाम अगर हम देखें, पूर्ववर्ती नाम से मतलब जो कि संस्था जो थी आपकी, जो कि ब्रिटिश काल में स्थापित की गई थी, ऐसा नहीं है ब्रिटिश काल में आपकी सुप्रीम कोर्ट नहीं थी। ब्रिटिश काल में आपका जो भारत शासन अधिनियम 1935 बना है, उसके तहत फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। चूंकि वो आपको पता होगा, वो तो ब्रिटिश के द्वारा जो बने हुए नियम थे, उन नियमों का पालन करती थी। तो यहाँ पर उसको हटाकर उसकी जगह हमने अपनी एक सर्वोच्च न्यायालय स्थापित की है, जो कि आपके भारतीय संविधान निर्माता हैं, जिनके द्वारा संविधान तैयार किया गया, जिनके द्वारा कानून तैयार किया गया, उन कानूनों पर उनका अनुसरण करने वाली संस्था है ये बात आप जानते होंगे। तो पहले ये संस्था कहाँ पे चला करती थी? ये चला करती थी संसद भवन के भीतर। यहाँ पर एक चैम्बर ऑफ प्रिंसेस हुआ करता है, तो उस बिल्डिंग में ये हुआ करती थी कभी। तो सेकंड वाला कथन भी सही है। थर्ड कथन है, यह 1959 में नई इमारत में स्थानांतरित की गई। वर्तमान में आप जो टीवी मीडिया वगैरह में आप जो इमेज देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की, वो नई बिल्डिंग की इमेज है। तो ये नई बिल्डिंग में 1958 में पहुंची थी। नई बिल्डिंग जो है आप देखते हैं टीवी वगैरह में इसकी दिखाई जाती है, तो 1958 में वहां पर आई थी है। तो थर्ड वाला कथन गलत हो जाएगा। बात करें अपने सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक की, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जो प्रावधान है वो आपके संविधान के जो भाग 5वां है, यानी 5वां भाग है, यहाँ पर रखा गया है। और यहाँ पर अनुच्छेद यानी आर्टिकल 124 से लेकर 124 से लेकर 147 तक इसका जिक्र किया गया है। और इनमें यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें उच्चतम न्यायालय के गठन की, स्वतंत्रता की, न्याय क्षेत्र की, इसकी शक्तियाँ क्या होंगी और प्रक्रिया कैसे चलेगी, इस सब का यहाँ पर विस्तार पूर्वक उल्लेख किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है हमारा सुप्रीम कोर्ट संविधान में कहाँ निहित है, भाग 5 में अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक। तो यहाँ पर अगर पूछा गया है आपसे कौन सा कथन गलत है, यहाँ पर पहला और तीसरा कथन गलत है, तो आंसर है आपका सी, केवल 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 2 है आज आपका, सरकार का अंग होने के नाते न्यायपालिका भी भारतीय लोकतंत्र की व्यवस्था बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती है। न्यायपालिका के कामों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है। पहला है, यह नागरिकों व सरकार, 2 राज्य सरकारों और केंद्र व राज्य सरकारों के बीच पैदा होने वाले विवादों को हल करने की क्रियाविधि मुहैया कराती है। सेकंड, संविधान की व्याख्या तथा संसद द्वारा पारित किए गए कानूनों की समीक्षा का अधिकार न्यायपालिका के पास होता है और इसे हम क्या कहते हैं, इसे न्यायिक सक्रियता कहा जाता है। थर्ड है आपका, न्यायपालिका कानून की रक्षा और मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन भी करती है। देखिए, आपको पता होगा, थोड़ा सा मैं इसके बारे में जिक्र करना चाहूँगा आपको। सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। और हमारे संविधान में तीनों अंगों की जो शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया है, यानी कि कोई भी किसी के क्षेत्र में अतिक्रमण नहीं करेगा। हमारे यहाँ संविधान के अकॉर्डिंग सब कुछ चल रहा है। तो संविधान में जो सुप्रीम कोर्ट को अधिकार दिए गए हैं, तो उन अधिकारों के बारे में आपको बात करनी है कि भाई न्यायपालिका कैसे काम कर रही है, कैसे कैसे वादों को निपटा रही है, कैसे कैसे लोगों के मध्य जो डिस्प्यूट क्रिएट हो रहे हैं उनको निपटा रही है।
या सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेट गवर्नमेंट के साथ हो रहा है उसको कैसे निपटा रही है, वो हम यहाँ देखेंगे। तो पहला कथन यहाँ बिल्कुल सही है, ये जो है नागरिकों व सरकार, दो राज्य सरकारों, केंद्र व राज्य सरकारों के बीच पैदा होने वाले जो विवाद हैं इनको हल करने की क्रियाविधि यहाँ पर मुहैया करवाती है। सपोज दैट आपको पता होगा, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो अनुच्छेद 32 का सहारा लेकर, आर्टिकल 32 का सहारा लेकर सुप्रीम कोर्ट की शरण में जा सकता है। वहीं कोई भी मुद्दे जो होते हैं नागरिकों व सरकार के होते हैं, कहीं कहीं दो राज्य सरकारों और केंद्र और राज्य सरकारों के बीच के मुद्दे होते हैं। तो आप सबको ये तो पता ही होगा, जो केंद्र राज्य के मुद्दे हैं या फिर अंतर राज्य के विवाद हैं, ये इसके मूल क्षेत्राधिकार में आते हैं। यानी मूल क्षेत्राधिकार से अभिप्राय यहाँ पर यह है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड इसके जो विवाद हैं, उन विवादों को हल करने की क्षमता केवल इसी के पास है। यानी अन्य राज्य सरकारों के अन्य जो आपके उच्च न्यायालय हैं उनके पास नहीं है, वो केवल इसी के पास है। और ये अनुच्छेद 131 में वर्णित है, यानी आर्टिकल 131 में इसके बारे में स्पष्ट व्याख्या की गई है कि केंद्र राज्य अंतर राज्य के विवादों के लिए सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार निश्चित किया गया है आर्टिकल 131 के तहत। तो यहाँ पर पहला वाला कथन तो सही है। दूसरा कथन यहाँ पर देखें, संविधान की व्याख्या, संसद द्वारा पारित किए गए कानूनों की समीक्षा, ये सब अधिकार न्यायपालिका के पास होते हैं और इसे हम न्यायिक सक्रियता कहा जाता है। देखिए ये हकीकत बात है, हमारे यहाँ जो आपकी न्यायपालिका है यही संविधान की यहाँ पर वास्तव में कहा जाए संविधान की व्याख्या करता है। जब कोई उपबंध ऐसा होता है जो कि एक भ्रम क्रिएट करता है, डिस्प्यूट क्रिएट करता है, यहाँ पर जिसके एक से ज़्यादा अर्थ निकल रहे होते हैं, तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट को वहाँ पर क्लैरिफाई करना होता है कि इस उपबंध की वास्तव में सही व्याख्या क्या है, समझे। यानी कई बार ऐसा विवाद, कई बार ऐसे मामले आए हैं जब कोई भी उपबंध का किसी ने गलत तरीके से फायदा उठाया है तो सुप्रीम कोर्ट को वहाँ पे हस्तक्षेप करना पड़ा है। या फिर सरकार कोई कानून लेकर आती है, तो सरकार जो कानून लाती है, कभी कभी क्या होता है सरकार अपनी मनमाने तरीके से, अपने तानाशाही पूर्ण रवैये से कानून बना देती है, लेकिन वो संविधान के नियमों के उलट होता है। तो न्यायपालिका को ये पावर दी गई है कि वो इन कानूनों की समीक्षा कर सकती है, इन कानूनों को देख सकती है कानून ये सही है या नहीं है, या फिर कानून ऐसे तो नहीं है कि लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन कर रहे हो, संविधान के नियमों का हनन कर रहे हो। और इन स्थितियों में अगर मान लीजिए ये कानून जो है सही नहीं है, यानी गलत पाया जाता है, तो न्यायिक समीक्षा के तहत ये इन कानूनों को रद्द कर सकती है। तो यहाँ पर सेकंड वाले कथन में इसमें बताया गया है कि न्यायिक सक्रियता कहा जाता है। देखिए न्यायिक सक्रियता अलग है, न्यायिक समीक्षा अलग है। न्यायिक समीक्षा का जो अर्थ है, इसका अर्थ साफ साफ ये है कि भाई यहाँ पर न्यायिक समीक्षा के तहत अगर न्यायपालिका को ये लगता है कि संसद के द्वारा पारित किया गया कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन कर रहा है, तो इसे निरस्त कर सकती है। न्यायिक सक्रियता का मतलब ये होता है कि मान लीजिए यहाँ पर आपके समाज में अपराध बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, या फिर राज्य सरकार ने अपना काम सही तरीके से यहाँ पर करने में असफल हो रही हैं, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान में लेकर इन पर टिप्पणी करता है, फटकार लगाता है। आप अखबार में देखते होंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने फलाने राज्य को फटकार लगाई। किसी मान लीजिए कोई मैटर बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो गया, किसी के साथ कोई दुर्घटना, कोई घटना घटित हुई है, अब सरकार उसकी FIR तक नहीं लिख रही है, मीडिया चैनल वगैरह में हाईलाइट चल रही है न्यूज, तो इन सब चीज़ों को सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेता है। तो ये ज्यूडिशियल एक्टिविज्म बोला जाता है, यानी जिसे हम न्यायिक सक्रियता कहते हैं। तो यहाँ पर न्यायिक सक्रियता इसे नहीं कहा जाएगा। इस संविधान की व्याख्या, संसद के द्वारा पारित किए गए कानूनों की समीक्षा, इसे न्यायिक सक्रियता नहीं बोला जाएगा, बल्कि न्यायिक समीक्षा बोला जाएगा, जुडिशियल रिव्यू बोला जाएगा। तो यहाँ पर सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा। थर्ड है आपका, न्यायपालिका कानून की रक्षा और मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन भी करती है। ये बात बिल्कुल सही है कि जो न्यायपालिका है ये हमारे जो कानून हैं, इन कानूनों की रक्षा करने का दायित्व इसका है। अब सपोज दैट एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। मान लीजिए सरकार कोई ऐसा कानून बना देती है जिसके जरिए आपके मौलिक अधिकार हैं, या तो इनका हनन हो रहा हो या फिर मौलिक अधिकारों को न्यून करने वाला कानून हो, तो आपके संविधान में आर्टिकल 13 में साफ साफ ये बात कही गई है। यानी यहाँ पर आर्टिकल 13 ये घोषणा करता है कि सभी कानून जो मूल अधिकारों की संगति में रहे हैं या उनका अपकर्ष करते हैं, उनको कम करते हैं, वो अपने आप में न्यून हो जाएंगे या फिर निरस्त हो जाएंगे। तो ये भी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का दायित्व, सुप्रीम कोर्ट ये काम करेगा। वहीं कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है और वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट की शरण में जा रहा है, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो अनुच्छेद 32 का सहारा लेकर उसको यहाँ पर न्याय दिलवाएगा। तो यहाँ पर थर्ड कथन भी यहाँ पर सही है, यानी न्यायपालिका कानून की रक्षा और मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन भी करती है। तो यहाँ पर पहला और तीसरा कथन आपका सही है। यहाँ पर गलत कौन सा है? गलत है यहाँ पर दूसरा, तो आंसर होगा आपका केवल सेकंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आज आपका यहाँ पर, भारत में न्यायपालिका की नींव औपनिवेशिक शासन के दौरान रखी गई। वर्तमान भारत में न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पूछा गया है कौन सा कथन सही है।
पहला है यहाँ पर, भारतीय संविधान में न्यायपालिका को पूरी तरह स्वतंत्र नहीं रखा गया है, यह सरकार की अधीनता में कार्य करती है। यानी कि यहाँ पर यह कहा गया है कि ये जो आपकी न्यायपालिका है ये स्वतंत्र नहीं है, बल्कि ये सरकार के अंडर में काम करती है। सेकंड है, देश में स्वतंत्र न्यायपालिका के लिए आवश्यक है कि सरकार उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति में कोई दखल न दे। थर्ड है आपका, शक्तियों का बंटवारा हमारे संविधान का एक बुनियादी पहलू है। इसी पहलू के कारण न्यायपालिका पृथक रूप में बिना किसी रुकावट के काम कर पाती है। देखिए, आप लोग ये बात तो जानते होंगे, आप अभी जो आप जुडिशरी सिस्टम देख रहे हैं, इस आधुनिक जुडिशरी सिस्टम की नींव औपनिवेशिक काल में रखी गई थी, जैसा कि हम पूर्ववर्ती चैप्टर में भी ये बात पढ़ चुके हैं। तो बात कर लें हम सुप्रीम कोर्ट की। देखिए, वर्तमान में अगर सुप्रीम कोर्ट की स्थिति उठा के देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ कहा गया है पहले कथन में कि भारतीय संविधान में न्यायपालिका पूरी तरह स्वतंत्र नहीं रखी गई है। ये गलत है। भारतीय संविधान में आपके यहाँ शक्तियों का बंटवारा हुआ है और शक्तियों के बंटवारे के तहत न्यायपालिका को यहाँ पर पूरी उसका अधिकार क्षेत्र डिफाइन किया गया है, संविधान में डिफाइन किया गया है कि आप क्या क्या काम कर सकते हैं, आप कितनी अपनी मर्यादा में रहकर कौन कौन से काम निपटा सकते हैं। तो यहाँ पर ये कहना बिल्कुल गलत हो जाएगा कि न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है बल्कि सरकार के अधीन है। ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी शक्तियों का बंटवारा हुआ है हमारे संविधान में, और शक्तियों का बंटवारा होने के बाद यहाँ पर न्यायपालिका को कौन सी शक्तियां मिलेंगी, विधायिका को कौन सी शक्तियां रहेंगी और कार्यपालिका को कौन सी शक्तियां रहेंगी, सबकी शक्तियों को संविधान ने बांट दिया है। कोई किसी की शक्तियों में अतिक्रमण ना करे, इसके लिए हमारे यहाँ जो है पूरा संविधान में एक ढांचा बनाया हुआ है। इस वजह से हमारी न्यायपालिका पूरी तरह से स्वतंत्र है। तो यहाँ पर पहला वाला कथन गलत है, क्योंकि इसमें माना गया है कि ये सरकार के अधीन आती है। दूसरा कथन उठा के देखें, यहाँ पर कहा गया है कि देश में स्वतंत्र न्यायपालिका के लिए आवश्यक है कि सरकार उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति में कोई दखल ना दे। ये बिल्कुल सही बात है। यानी न्यायपालिका तभी तो काम कर पाएगी जब जज वगैरह जो है इनकी नियुक्ति वगैरह स्वतंत्र तरीके से होगी। अब मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ आपके आए दिन का, यानी आपके आम दिनों में जो घटनाएं होती रहती हैं, जैसे किसी विधायक की किसी ने गाड़ी रोक दी, किसी मान लीजिए पुलिस वाले ने विधायक की गाड़ी रोक दी या उसकी चेकिंग कर ली विधायक की, तो विधायक कहता नहीं वर्दी उतरवा दूंगा, ट्रांसफर करवा दूंगा तुम्हारा। अब मान लीजिए जज के साथ भी यही हो, जज के साथ भी बड़े बड़े नेता जो हैं तो वो भी जज को धमकी दें, मैं तुम्हें ट्रांसफर करवा दूंगा, ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा। तो इन परिस्थितियों में क्या जज अपना निर्णय दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। ऑब्वियसली बात है, डर जाएगा तो निर्णय नहीं दे पाएगा। तो इस वजह से न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है। न्यायपालिका के ऊपर ऐसा कोई दबाव नहीं है जिसकी वजह से यहाँ पर जो न्यायाधीश हैं वो किसी दबाव में आकर कानून लिखें। तो यहाँ पर स्वतंत्र न्यायपालिका के लिए आवश्यक यही है कि सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, या उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, इनकी नियुक्ति में कोई दखल नहीं देते हैं। इनकी नियुक्ति की एक प्रक्रिया है जिसके तहत ये लोग जज नियुक्त किए जाते हैं। तो सेकंड वाला कथन यहाँ पर सही है। थर्ड कथन है आपका, शक्तियों का बंटवारा हमारे संविधान का एक बुनियादी पहलू है और इसी पहलू के कारण न्यायपालिका पृथक रूप में बिना किसी रुकावट के काम कर पाती है। ये आप सभी को पता है। हमारे संविधान निर्माता जो थे इस बात के प्रति बहुत ज़्यादा सचेत थे कि कहीं ऐसा ना हो कि वर्तमान भारत में या आधुनिक भारत में कि न्याय का ढांचा ध्वस्त हो जाए, ऐसा बिल्कुल ना होने पाए। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, शक्तियों का पृथक्करण कर दिया। हर किसी की अपनी अपनी शक्तियां यहाँ पर डिफाइन कर दी। और मान लीजिए कोई किसी के अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण करता है तो उस स्थिति में वो उसकी सीमाएं क्रिएट हो जाएंगी अपने आप, वहां पर न्यायपालिका अपने आप एक्टिवेट हो जाएगी। न्यायपालिका ऐसा नहीं है न्यायपालिका है तो कुछ भी करेगी, न्यायपालिका की भी सीमाएं हैं। तो ये सब हमारे संविधान की वजह से संभव हो पाया है। तो संविधान में हमारे यहाँ साफ साफ शक्तियों का बंटवारा है, तो इस वजह से कोई किसी पर दबाव नहीं डालता है। तो यहाँ पर थर्ड वाला कथन भी यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर केवल दूसरा और तीसरा कथन सही है, तो आंसर है आपका बी, केवल 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 4 है आज आपका, देश के सभी नागरिकों की न्याय व्यवस्था तक पहुंच बन सके इसके लिए विभिन्न स्तरों पर न्यायिक इकाइयों की स्थापना की गई है। भारत में अदालतों की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पूछा गया है कौन सा कथन आपका सत्य है। पहला है, हमारे देश में 4 स्तरों पर अदालतें होती हैं। भारत में एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। सेकंड, सबसे निचले स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय या जिला अदालत होती है। थर्ड है आपका, प्रत्येक राज्य का यहाँ पर एक उच्च न्यायालय होता है और यह अपने राज्य की सबसे ऊंची अदालत होती है और प्रत्येक राज्य के पास अपना उच्च न्यायालय है। आगे यहाँ पर अगला कथन यहाँ पर कहा गया है, यहाँ पर अगला कथन है चौथा, कि उच्च न्यायालय के ऊपर सर्वोच्च न्यायालय यहाँ पर आपका है और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले जो हैं वो देश की बाकी सारी अदालतों को मान्य होते हैं। तो बात करें हम क्वेश्चन नंबर 4 की। देखिए यहाँ पर अगर हम अपने देश में बात करें तो हमारे देश में 3 स्तरों पर अदालतें होती हैं, यानी कि हमारे यहाँ 4 स्तरों पर नहीं है बल्कि 3 स्तरों पर अदालतें हैं। और हमारे यहाँ एकीकृत न्यायिक व्यवस्था अपनाई गई है, यानी कि नीचे से लेकर ऊपर तक
पूरा एक संविधान के नियम जो बने हैं, कानून बने हैं, वो एक ही होते हैं। ऐसा नहीं है जैसे यूएसए में अपने अपने जो स्टेट हैं यानी कि जो राज्य हैं उनकी अदालतों के कानून अलग हैं, सेंट्रल वाला जो है सिस्टम है उसके कानून अलग हैं, वहाँ पर अलग हैं। हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ पूरा एकीकृत न्यायिक ढांचा है और इसके ऊपरी पायदान पर, सबसे ऊपर वाले पायदान पर इसमें क्या है, इसमें सुप्रीम कोर्ट आता है। ठीक है, यानी इसके सबसे ऊपरी पायदान पर सुप्रीम कोर्ट है, बीच में यहाँ पर हाई कोर्ट है और नीचे जो है आपके जो सबऑर्डिनेट कोर्ट हैं वो आ रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना आप, हमारे देश में एकीकृत न्याय व्यवस्था है, लेकिन यहाँ पे पहले कथन में ये बात भी कही गई है कि हमारी अदालतें 4 स्तरों पर हैं। 4 नहीं है बल्कि 3 स्तरों पर हैं। तो पहला वाला कथन ऐसे गलत हो जाएगा। सेकंड कथन की अगर हम बात करें, यहाँ पर आपका दूसरा कथन है कि सबसे निचले स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय या जिला अदालत होती है। देखिए, आप सभी को पता है कि हमारे राज्य जो हैं, राज्यों के बाद इन्हें जिलों में डिवाइड कर दिया गया है, यानी डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड कर दिया गया है। तो हर जिले में एक अधीनस्थ न्यायालय या जिला अदालत होती है, जहां पर जिलाधिकारी जो होता है इस का जो है मुख्य अधिकारी होता है यहाँ पर, यानी इसका जो है मुख्य न्यायाधीश के रूप में यहाँ पे काम करता है, यानी हर जिले में एक जिला न्यायाधीश होगा। तो यहाँ सेकंड वाला कथन बिल्कुल सही है कि हमारे यहाँ सबसे निचले पायदान पर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, SUB लिख दे रहा हूँ, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं ये, तो यहाँ पर ये जिला लेवल पर होती हैं। तो सेकंड वाला कथन सही है। इनके ऊपर यानी कि अगर हम देखें, हर राज्य का एक उच्च न्यायालय होता है, यानी कोई भी राज्य हो आपका उसका एक उच्च न्यायालय होता है। और उच्च न्यायालय किसी राज्य की सबसे ऊंची अदालत होती है। यानी मान लीजिए कोई व्यक्ति सबऑर्डिनेट कोर्ट में गया, यानी कि अधीनस्थ न्यायालय में गया, यहाँ के डिसीजन से खुश नहीं है तो हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। ठीक है, और हाई कोर्ट का भी डिसीजन उसको अच्छा नहीं लगा तो हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। ये बात आप जानते होंगे। तो प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय है और ये अपने राज्य की सबसे ऊंची अदालत भी होती है। अब यहाँ पर अगली लाइन लिखी हुई है कि प्रत्येक राज्य के पास अपना उच्च न्यायालय है। देखिए, ये बिल्कुल सही नहीं है। हर राज्य के पास अपना उच्च न्यायालय नहीं है। कुछ राज्य भारत में ऐसे भी हैं जो कि यहाँ पर 2 राज्य मिलकर एक न्यायालय साझा कर रहे हैं। जैसे आपके सामने पंजाब और हरियाणा का एग्जाम्पल ले लेता हूँ। इन दोनों राज्यों का एक कॉमन न्यायालय है, यानी चंडीगढ़ है। ठीक है, ऐसे ही आपके पूर्वोत्तर के राज्य हैं, पूर्वोत्तर के 4 राज्य मिलकर एक गुवाहाटी न्यायालय को यहाँ पे साझा कर रहे हैं। तो यहाँ पर यह कहना गलत हो जाएगा कि हर राज्य के पास अपना उच्च न्यायालय है। नहीं, हर राज्य के पास अपना उच्च न्यायालय नहीं है, लेकिन यहाँ पर हर राज्य का एक उच्च न्यायालय जरूर है। ठीक है, ये बात समझ रहे होंगे। यानी दोनों लाइनों में फर्क है। यानी यहाँ पर लिखा है कि प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय है, लेकिन जरूरी नहीं है उसके राज्य के अंदर ही हो सकता है वो कोई बाहर का न्यायालय हो, वो अटैच कर दिया हो हमने। ठीक है, तो उस हिसाब से कथन तीसरा वाला गलत हो जाएगा। चौथा है आपका, उच्च न्यायालय के ऊपर सर्वोच्च न्यायालय होता है। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले देश की बाकी सारी अदालतों को मान्य होते हैं। देखिए, ये बात हकीकत है कि यहाँ पर आपके यानी कि जो आपका सर्वोच्च न्यायालय है, यानी उच्च न्यायालय है, वो सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर है और सर्वोच्च न्यायालय के जो भी डिसीजन होते हैं, जो भी फैसले होते हैं, वो सभी अदालतों को यहाँ पर मान्य होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका चौथा वाला कथन भी सही है। ये आपके संविधान के अनुच्छेद 141 में पढ़ रहे थे, यानी 141 आपका संविधान का अनुच्छेद 141 ये कहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा घोषित कानून है वो सभी न्यायालयों पर लागू होंगे। तो इस वजह से इसके जो सुप्रीम कोर्ट का जो भी जजमेंट होता है, जो भी डिसीजन होता है, जो भी कानून होता है, वो बाद बाकी सारी अदालतें, निचले लेवल तक की अदालतें हैं, उन सभी को वो फॉलो करना होता है। तो देखिए, यहाँ पर पूछा गया है कौन सा कथन सही है। यहाँ पर केवल दूसरा और चौथा कथन सही है, तो आंसर है आपका डी, केवल 2 और 4। क्वेश्चन नंबर 5 है आज आपका, भारत में न्यायिक संरचना के सबसे निचले पायदान पर मौजूद अधीनस्थ न्यायालयों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पूछा गया है कौन सा कथन आपका जो है ये असत्य है, यानी कि आपके जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, तो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के संदर्भ में यहाँ पूछा गया है कि कौन सा कथन यहाँ पर गलत है। पहला है, इन अदालतों से लोगों का सबसे ज़्यादा ताल्लुक होता है। सेकंड, ये अदालतें आमतौर पर जिले या तहसील के स्तर पर या किसी शहर में होती हैं और हर जिले में एक जिला न्यायाधीश होता है। थर्ड है आपका, अधीनस्थ न्यायालयों को ट्रायल कोर्ट, जिला न्यायालय, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, प्रधान न्यायिक मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, सिविल जज न्यायालय आदि नामों से बुलाया जाता है। अधीनस्थ न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र उच्च न्यायालयों के बराबर है। आपके संविधान में अगर हम बात करें तो संविधान का जो भाग 6 है, और भाग 6 में यहाँ पर आर्टिकल 233 से लेकर 233 से लेकर 237 तक आपका जो है, जो आपकी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, इनका जिक्र किया गया है। ये संविधान की मैं बात कर रहा हूँ, आप साथ में याद रखना, क्योंकि पूछ लिया जाता है कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो आपकी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जो हैं आपके संविधान के भाग 6 में रखी गई हैं, और भाग 6 में यहाँ पर आर्टिकल 233 से लेकर 237 तक इनके बारे में, इनके संगठन, इनकी कार्यपालिका की स्वतंत्रता, इन सब के बारे में यहाँ पर डिफाइन किया गया है।
बात करें यहाँ पर आपकी यहाँ पर सबऑर्डिनेट कोर्ट की यानी अधीनस्थ न्यायालय की, तो ये सबसे निचले पायदान पर होती हैं। आप लोग जानते हैं कि इनमें लोग सबसे पहले इन्हीं में जाते हैं, क्योंकि इनके जो भी विवाद होते हैं सबसे पहले, क्योंकि नज़दीक ये होती हैं, अपने अपने ज़िले पर होती हैं, तो सबसे ज़्यादा इनका सरोकार यहाँ के स्थानीय लोगों से होता है। तो यहाँ पर पहला वाला कथन सही है, इन अदालतों से लोगों का सबसे ज़्यादा ताल्लुक होता है। सेकंड, ये अदालतें आमतौर पर जिले या तहसील के स्तर पर या किसी शहर में होती हैं और हर जिले में एक जिला न्यायाधीश होता है। ये हकीकत बात है कि हमारे जो राज्य हैं वो जिलों में विभक्त किए गए हैं और हर जिले में इनकी स्थापना की गई है और हर जिले में यहाँ पर एक जिला न्यायाधीश होता है जो इनकी देखरेख करता है। तो यहाँ पर सेकंड वाला कथन सही है कि यहाँ पर ये हर जिले में स्थित है और यहाँ पर एक हर जिला न्यायाधीश भी होता है, तो सेकंड वाला कथन भी सही है। थर्ड कथन है आपका, अधीनस्थ न्यायालयों को ट्रायल कोर्ट, जिला न्यायालय, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, प्रधान न्यायिक मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, सिविल जज न्यायालय, इन नामों से भी बुलाया जाता है। ये थर्ड वाला कथन भी सही है। चौथा कथन आप थोड़ा ध्यान देना यहाँ पर। चौथे कथन में यहाँ पर बात कही गई है कि अधीनस्थ न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र उच्च न्यायालयों के बराबर है। देखिए यहाँ पर अधिकार क्षेत्र की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये सबसे निचले पायदान पर हैं, जैसा कि मैंने आपको पिरामिड बना के दिखाया, सबसे निचले पायदान पर हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिनके बारे में निर्णय ये नहीं ले सकती हैं। सपोज दैट एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, जैसे किसी के व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हो जाता है, तो मौलिक अधिकारों के हनन होने पर हम केवल दो ही जगह जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और हाई कोर्ट में जा सकते हैं। तो उस आधार पर हम यहाँ कह सकते हैं कि इनका जो अधिकार क्षेत्र है उच्च न्यायालयों के बराबर है, नहीं है, उनसे कम है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम बहुत से मामलों को लेकर इनमें नहीं जा सकते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल आपके फंडामेंटल राइट का ही ले लिया, तो फंडामेंटल राइट के लिए आप अपने राज्य में सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं अनुच्छेद 226 के तहत, लेकिन आप ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि आप जो आपकी जिला अदालत है वहाँ पर आप जा सकते हैं, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। तो उस आधार पर आपके अधीनस्थ न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र उच्च न्यायालयों के बराबर नहीं है। चौथा कथन फिर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है, तो यहाँ पर आंसर डी वाला असत्य है, तो आंसर होगा डी, केवल चौथा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें हम, भारत में उच्च न्यायालयों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पूछा गया है कौन सा कथन आपका जो है गलत है। पहला है, उच्च न्यायालयों की स्थापना सबसे पहले 1860 में कलकत्ता, बंबई और मद्रास में की गई। सेकंड, दिल्ली उच्च न्यायालय का गठन 1966 में हुआ था। थर्ड है आपका, उच्च न्यायालयों के न्यायिक क्षेत्र में एक से अधिक राज्य सम्मिलित हो सकते हैं, जैसे पंजाब और हरियाणा का एक साझा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में है। चौथा है आपका, पूर्वोत्तर राज्यों असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का एक ही उच्च न्यायालय है। पांचवा है, 1 जनवरी 2019 से आंध्र प्रदेश यानी अमरावती और तेलंगाना हैदराबाद में अलग अलग उच्च न्यायालय हैं और अब देश भर में 26 उच्च न्यायालय हैं। देखिए बात करें हमारे यहाँ संविधान में उच्च न्यायालय की, तो आपका उच्च न्यायालय वाला जो पोर्शन है, हाईकोर्ट वाला पोर्शन है, इस संविधान के भाग 6 में आर्टिकल 214 से 231 तक ये वर्णित है। यानी 214 से लेकर 231 तक आपका हाई कोर्ट का गठन कैसे होगा, इसकी क्या क्या स्वतंत्रता होगी, इसका न्यायिक क्षेत्र क्या होगा, शक्तियाँ क्या क्या होंगी, इसकी प्रक्रिया कैसे चलेगी, इस सब का जिक्र आपके संविधान के भाग 6 में आर्टिकल 214 से लेकर 231 तक वर्णित है। बात करें हमारे देश में हाई कोर्ट की, देखिए हमारे देश में पहली बार हाई कोर्ट की स्थापना जो हुई थी वो सन 1862 में की गई थी और ये 3 प्रेसिडेंसी शहर हुआ करते थे, कलकत्ता, बंबई और मद्रास, इनमें इनकी स्थापना की गई थी। तो यहाँ पर पहला वाला कथन गलत हो जाएगा, इसमें लिखा है 1860 में, नहीं 1862 में आपके 3 प्रेसिडेंसी शहर हुआ करते थे उस समय, कलकत्ता, बंबई और मद्रास, उसमें स्थापना इनकी की गई थी। बात करें सेकंड कथन की, दिल्ली हाई कोर्ट का गठन 1966 में हुआ था। देखिए दिल्ली हाई कोर्ट की अगर हम बात करें तो दिल्ली उच्च न्यायालय का गठन आपका 1966 में हुआ है। और एक फैक्ट की बात और है, दिल्ली हाई कोर्ट एक ऐसा हाई कोर्ट है, यानी दिल्ली हाई कोर्ट के बारे में एक बात यह है कि दिल्ली जो आपका जो केंद्र शासित प्रदेश है और पूरे भारत में केवल दिल्ली ही एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसके पास खुद का हाई कोर्ट है, खुद का उच्च न्यायालय है। ये और फैक्ट की बात है, किसी और के पास खुद का उच्च न्यायालय नहीं है, केवल दिल्ली के पास अपना खुद का उच्च न्यायालय है। तो ये केंद्र शासित प्रदेश भी है दिल्ली, ये बात आप जानते होंगे, तो ये फैक्ट की बात है। थर्ड कथन है, उच्च न्यायालयों के न्यायिक क्षेत्र में एक से अधिक राज्य सम्मिलित हो सकते हैं, जैसे पंजाब हरियाणा का एक साझा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में है। ये हकीकत बात है कि आपके यहाँ कई सारे ऐसे राज्य हैं जिनका एक साझा न्यायालय है, जिसमें आपके पंजाब और हरियाणा का यहाँ पर एक साझा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ है। तो थर्ड वाला कथन यहाँ सही है। बात करें पूर्वोत्तर राज्यों की, पूर्वोत्तर राज्य में असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का एक ही उच्च न्यायालय है और ये उच्च न्यायालय आपका असम के गुवाहाटी में स्थित है।
ये बात आप ध्यान रखना। असम के गुवाहाटी में स्थित है और इनका चारों का एक ही उच्च न्यायालय है। और देखिए ये चौथा वाला कथन यहाँ बिल्कुल सही है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट भी है, याद रखना आप लोग। सभी से मैं बोल दे रहा हूँ, कई एक दिवसीय एग्जाम में पूछा गया है कि इन 4 राज्यों का, या फिर असम में वहाँ पे मणिपुर कर दिया उन्होंने, कुछ और कर दिया नाम, ये ध्यान रखना आप, क्योंकि कई बार पूछा गया है। आप पेपर उठा के देखेंगे प्रीवियस ईयर के, किसी न किसी स्टेट पीसीएस के एग्जाम में ये आपको दिखाई देगा वहाँ पर, तो आप इसे याद रखना। तो यहाँ पर चौथा वाला कथन भी सही है। 5वें कथन की बात करें, देखिए 1 जनवरी 2019 को हमारे यहाँ आंध्र प्रदेश का अमरावती यहाँ पर हाई कोर्ट बन गया है, तेलंगाना राज्य का हाई कोर्ट अब हैदराबाद में हो गया। तो अलग अलग ऐसे करके हाई कोर्ट बने हैं। तो 1 जनवरी 2019 को हमारे देश में जो हाई कोर्ट की संख्या है वो अब 26 नहीं बल्कि 25 हो गई है। तो यहाँ 5वां कथन गलत हो जाएगा। हमारे देश में अभी वर्तमान में जो उच्च न्यायालय हैं वो 25 उच्च न्यायालय हैं। यहाँ पर पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है। देखिए यहाँ पर पहला और 5वां कथन असत्य है, तो आंसर है सी, केवल 1 और 5। एक फैक्ट और मैं भूल गया था, अभी मुझे याद आया। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस की संख्या है वो 34 है। 34 यानी कि 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 33 अन्य जज, तो ऐसे करके वहाँ पे संख्या 34 हो जाएगी। यानी 1 CJI है, यानी कि 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। और आपको पता होना चाहिए हमारे सुप्रीम कोर्ट के पहले न्यायाधीश HJ कानिया हैं, हीरालाल जे कानिया हैं। ये बात आप ध्यान रखना, HJ कानिया काफ़ी बार नाम पूछा गया है। जो बच्चे एक दिवसीय एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनसे काफ़ी बार नाम पूछा गया है कि भारत के पहले न्यायाधीश कौन से हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट के आपके पहले न्यायाधीश कौन से हैं, जो है ये HJ कानिया, हीरालाल जे कानिया हैं। ये ध्यान रखना आप लोग। तो यहाँ पर पहला और 5वां कथन गलत है, तो आंसर है आपका सी, केवल 1 और 5। आगे बढ़ते हैं। हमारे देश में विधि व्यवस्था के अंतर्गत अपराधों को श्रेणीबद्ध कर उन्हें अलग अलग विधि व्यवस्था में रखा गया है। देश में फौजदारी कानूनी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है। पहला है, इसमें ऐसे व्यवहार या क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिन्हें कानून में अपराध माना गया है, जैसे चोरी, दहेज के लिए प्रताड़ना, हत्या, ये सब इसमें आते हैं। सेकंड है, इसमें प्राथमिकी यानी FIR जिसे बोलते हैं, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जिसे हम कहते हैं, दर्ज होने पर पुलिस जांच करती है और अदालत में केस फाइल कराती है। थर्ड है आपका, इसके अंतर्गत दोषी व्यक्ति को जुर्माने या जेल या फिर दोनों की सजा दी जा सकती है। देखिए बात करें हमारे यहाँ जो विधि व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, उसमें हमने जो यहाँ पर अपराध है या क्राइम है उसको कैटेगरी यानी कि उसको श्रेणीबद्ध कर लिया है। कुछ अपराध हमने जो है बहुत ज़्यादा जघन्य अपराधों में रखे हैं और कुछ अपराध हमने जघन्य अपराधों की श्रेणी से अलग रखे हैं। तो ऐसे करके हमारे यहाँ एक फौजदारी कानूनी व्यवस्था भी यहाँ पर डेवलप की गई है। इसमें क्या है, इसमें ऐसे व्यवहार को शामिल किया गया है जो कि कानून की श्रेणी में अपराध हैं, जैसे चोरी करना है, यहाँ पर मान लीजिए किसी दहेज के लिए किसी औरत को तंग करना है यहाँ पर, या फिर हत्या वगैरह, ये सब इसमें यहाँ पर रखे गए हैं। तो पहला वाला कथन सही है। यहाँ पर आप देखेंगे इसमें आपकी जो FIR है, जिसे हम कहते हैं प्रथम सूचना रिपोर्ट कहते हैं, ये दर्ज होने के बाद पुलिस अपराध की जांच करती है, ठीक है, और उसके उपरांत ये अदालत में केस फाइल करती है। तो यहाँ पर सेकंड वाला कथन भी सही है। थर्ड है यहाँ पर, इसके अंतर्गत दोषी व्यक्ति को जुर्माना, जेल या फिर दोनों की सजा हो सकती है। ये हकीकत बात है, ये यहाँ पर कोर्ट फैसला लेगा किस तरह का उसने अपराध किया है, उसके अकॉर्डिंग उसे जुर्माना भी लग सकता है या फिर जेल भी हो सकती है या फिर दोनों की सजा दी जा सकती है। तो तीसरा वाला कथन भी यहाँ पर सही है। पूछा गया है कि यहाँ पर कौन सा कथन असत्य है। इन तीनों में से कोई भी कथन असत्य नहीं है, तो इनमें से कोई कथन असत्य नहीं है, तो आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 8 है आज आपका, हमारे देश की विधि व्यवस्था दीवानी कानून या सिविल लॉ से संबंधित मामलों को भी देखती है। दीवानी कानून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। पहला है, इसका संबंध व्यक्ति विशेष के अधिकारों के उल्लंघन या अवहेलना से होता है, जैसे जमीनी मामले, किराए व तलाक संबंधी विवाद। सेकंड है, इसमें प्रभावित पक्ष की ओर से न्यायालय में एक याचिका दायर की जाती है, अदालत राहत की व्यवस्था यहां पर करता है। थर्ड है आपका, कई बार व्यक्ति विशेष के अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामलों में मारपीट या हत्या भी हो जाती है। ऐसी स्थिति में यह दीवानी मामले के अंतर्गत ही केस फाइल होगा। देखिए अगर हम बात करें अपने यहाँ जो दीवानी कानून विधि की दीवानी कानूनी व्यवस्था है, उसके अंदर अगर हम बात देखें तो इसका संबंध क्या है, व्यक्ति विशेष के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो या उसकी अवहेलना हो रही हो, जैसे जमीनी मामला हो, यानी किसी ने किसी और दूसरे की जमीन पे कब्जा कर लिया हो, कोई किराएदार मकान खाली नहीं कर रहा हो या किसी जमीन पे कब्जा जमाए हुए हो, या फिर तलाक वगैरह का मैटर हो, यानी पति पत्नी सेपरेट होना चाहते हो, तो ये सब विवाद जो है आपके दीवानी कानून के तहत आएंगे। तो पहला वाला कथन यहाँ बिल्कुल सही है। सेकेंड है यहाँ पर,
देखिए यहाँ पर बताया गया है, इसमें प्रभावित पक्ष की ओर से न्यायालय में एक याचिका डाली जाती है। अदालत और राहत की व्यवस्था करती है। राहत की व्यवस्था से मतलब क्या है, यानी कि वो संबंधित व्यक्ति ये थोड़ी ना चाह रहा है कि आप उस पर कार्रवाई करो, वो ये चाह रहा है कि हमें हमारी जमीन मिल जाए, हमें हमारा किराया मिल जाए, या फिर हम अपने पति से अलग अलग होना चाह रहे हैं तो हमें उसका डाइवोर्स मिल जाए, यानी सेपरेट हो जाए उससे हम। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं राहत आप चाह रहे हैं, यानी सामने वाले से आप राहत चाह रहे हैं कि हमें हमारा जो क्षेत्र है या फिर हमारा जो अधिकार है वो हमें दे दिया जाए, हम साइड में हो जाएंगे, हमें आपसे कोई बाद में मतलब नहीं रखना है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर न्यायालय क्या करता है, एक राहत की व्यवस्था करता है, यानी कि यहाँ पर संबंधित व्यक्ति को न्याय दिलवाता है और उसको एक राहत दिलवाता है। तो यहाँ सेकंड वाला कथन बिल्कुल सही है। तीसरा कथन है कि कई बार व्यक्ति विशेष के अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामलों में मारपीट हो जाती है, हत्या भी हो जाती है। तो क्या ऐसी स्थिति में ये दीवानी मामले के अंतर्गत आएगा? नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए जमीनी विवाद है, और जमीनी विवाद यानी किसी व्यक्ति ए ने किसी व्यक्ति बी की जमीन पे कब्जा कर लिया है और दोनों में मारपीट हो जाती है, बात इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, किसी एक का मर्डर हो जाता है। तो उस स्थिति में यहाँ पर पुलिस को 2 केस फाइल करने पड़ेंगे, 2 तरह से केस फाइल होंगे। यानी कि यहाँ पर एक तो दीवानी मामले के अंतर्गत भी मामला दर्ज होगा और फौजदारी मामले के अंतर्गत भी मामला दर्ज होगा, क्योंकि यहाँ पे हत्या हो चुकी है। मारपीट या हत्या जो है अपराध की श्रेणी में आते हैं। तो यहाँ पर 2 तरह से मामला फाइल होगा, दीवानी के तहत भी होगा और फौजदारी के तहत भी होगा। ठीक इसी तरह तलाक में भी है। तलाक अगर नॉर्मली तलाक है तो दीवानी में आएगा। अब तलाक ऐसा तलाक है कि मारपीट हो रही है, महिला को डरा धमका रहे हो, महिला को जान से मारने की धमकी दे रहे हो, तो यहाँ दीवानी भी लगेगा और फौजदारी भी लगेगा, दोनों एक साथ लगेंगे। ये बात आप ध्यान रखना। तो यहाँ थर्ड कथन गलत हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है ऐसी स्थिति में या दीवानी मामले के अंतर्गत ही केस फाइल होगा, नहीं, यहाँ पे दोनों स्थितियों में होगा। यहाँ पर पहला और दूसरा कथन सही है, तो यहाँ पर आंसर होगा ए, केवल 1 और 2। ठीक है, यहाँ पर थर्ड लिखा हुआ है, दूसरा कर लेना यहाँ पर, तो आंसर है ए, केवल 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, भारत में प्रतिनिधित्व विहीन समूहों एवं हितों को कानून या वैधिक प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए जनहित याचिका की अवधारणा स्थापित की गई है। जनहित याचिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर पूछा गया है कौन सा कथन आपका जो है वो सही है, यानी कि जनहित याचिका के बारे में कौन सा कथन आपका सही है। पहला कथन है आपका यहाँ पर कि देश में इसकी शुरुआत 1970 के दशक में हुई। सेकंड, भारत में न्यायमूर्ति VR कृष्ण अय्यर तथा न्यायमूर्ति PN भगवती इस अवधारणा के प्रवर्तक रहे हैं। थर्ड है आपका, भारत में जनहित याचिका न्यायिक समीक्षा का एक उत्पाद है। चौथा है आपका, इसके अंतर्गत कोई भी जनभावना वाला व्यक्ति या सामाजिक संगठन किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूहों को अधिकार दिलाने के लिए न्यायालय जा सकता है। पांचवा है, अब सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के नाम भेजे गए पत्र या ईमेल को भी जनहित याचिका माना जा सकता है। देखिए, ऊपर की अगर लाइन आपने ढंग से पढ़ी हो तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है प्रतिनिधित्व विहीन समूह, यानी ऐसे लोग जो कि स्वयं से हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की शरण में नहीं जा सकते हैं और उनसे जुड़े हुए जो हित हैं वो पूरे समाज के जुड़े हुए हित हैं। जैसे मान लीजिए दलितों का समूह है, मान लीजिए दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, पूरा दलित समूह के लिए हितैषी है कोई मुद्दा है, तो आप जा सकते हैं, PIL डाल सकते हैं। या बुनकरों का कोई समूह है, ठीक है, या फिर किसी फैक्ट्री में काम करने वाली महिला कामगारों का समूह है, तो ये क्या प्रतिनिधित्वहीन समूह माने जाएंगे, क्योंकि इनके पास इतना ज़्यादा ना पैसा है, इनके पास ना इतनी ज़्यादा पावर है, ना इतनी ज़्यादा ये लोग शिक्षित हैं कि अपना केस लड़ सकें। तो कोई ना कोई यहाँ पर कह सकते हैं जो कि कोई व्यक्ति ऐसा हो जो कि जनभावना से प्रेरित हो, या कोई ऐसा व्यक्ति हो जो वास्तव में लोगों का भला करना चाहे, समाज सेवी व्यक्ति हो, तो वो इनकी तरफ से जाकर एक रिट जो है फाइल कर सकता है, एक जनहित याचिका इसमें डाल सकता है। तो यहाँ पर अगर अपने यहाँ जनहित याचिका के बारे में स्थिति देखें तो जनहित याचिकाओं की शुरुआत अपने देश में 1980 के दशक से हुई है, ना कि 70 के दशक से। तो पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। थोड़ा सा मैंने जो है आपकी स्टैंडर्ड बुक का भी सहारा ले लिया है। हमारे देश में जो न्यायिक आप देखेंगे, आपकी जो आपकी जुडिशियल रिव्यू है, जनहित याचिका है, इसकी बुनियाद डालने वाले 2 यहाँ पर न्यायमूर्ति हैं भारत के, VR कृष्ण अय्यर और न्यायमूर्ति PN भगवती। ये हमारे यहाँ प्रवर्तक इसके माने जाते हैं और बहुत बार पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सेकंड कथन। तो यहाँ सेकंड वाला कथन आपका सही है, यानी भारत में जो न्यायमूर्ति VR कृष्ण अय्यर और PN भगवती, हमारे यहाँ जो आपका PIL है, जिसे हम PIL शॉर्ट में कहते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जिसे हम कहते हैं। देखिए ध्यान रखना, जनहित याचिका को PIL भी कहा जाता है, यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है, तो इसकी नींव डालने वाले, बुनियाद रखने वाले आपके 2 जजेस हैं यहाँ पर, VR कृष्ण अय्यर और PN भगवती। थर्ड है आपका, भारत में जनहित याचिका न्यायिक समीक्षा का एक उत्पाद है। ध्यान देने वाली बात यह है
जनहित याचिका क्या है, यानी हम लोगों के हित के बारे में सोच रहे हैं, यानी ऐसे लोग जो कि स्वयं में न्यायालय नहीं जा सकते हैं, स्वयं में न्यायालय में जाकर अपना केस नहीं लड़ सकते हैं, तो उनके बारे में सोच रहे हैं। तो ये न्यायिक समीक्षा में नहीं आ रहा है, बल्कि न्यायिक सक्रियता में आ रहा है, यानी जुडिशियल एक्टिविज्म में आ रहा है। यानी आप में से कोई समूह या कोई जनभावना से प्रेरित व्यक्ति एक्टिव हो गया, उसने इन्हें संज्ञान में लिया कि भाई ये चीज़ें सुप्रीम कोर्ट नहीं देख पा रहा है क्योंकि इनके समूह बहुत छोटे हैं, तो वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में इनकी तरफ से उसने PIL फाइल कर दी। तो ये हम देख सकते हैं कि भारत में जनहित याचिका जो है ये न्यायिक समीक्षा का उत्पाद नहीं है, बल्कि न्यायिक सक्रियता का एक उत्पाद है। भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में ये न्यायिक सक्रियता का एक उत्पाद है। तो थर्ड वाला कथन ये गलत हो जाएगा। चौथा कथन है, इसके अंतर्गत कोई भी जन भावना वाला व्यक्ति या सामाजिक संगठन किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूहों को अधिकार दिलाने के लिए न्यायालय जा सकता है। ये हकीकत बात है, यानी कि हम सब लोग जानते हैं ऐसे समूहों के बारे में, यानी जो समूह खुद से अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं, तो उन समूहों की लड़ाई कोई सामाजिक संगठन यहाँ पर लड़ सकता है। तो चौथा वाला कथन यहाँ बिल्कुल सही है। पांचवा कथन है यहाँ पर, अब सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के नाम भेजे गए पत्र या ईमेल को भी जनहित याचिका माना जा सकता है। यहाँ पर वर्तमान में ऐसी स्थितियां हैं कि आप या तो लेटर डाल रहे हैं, अब तो ईमेल को भी कर दिया, ईमेल को भी मान कर दिया गया है, या फिर आप सुप्रीम कोर्ट को ईमेल लिख रहे हैं, उसको भी अब जनहित याचिका के रूप में एक्सेप्ट किया गया है। तो यहाँ पर आप ये सब चीज़ें देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो 3 शब्द आए हैं आपके, न्यायिक समीक्षा आया है, न्यायिक सक्रियता आया है और जनहित याचिका आया है। ये तीनों ही जो शब्द आप देखेंगे ये अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं, अमेरिका के संविधान में प्रचलित हैं और वहाँ से ये लिए गए हैं। यानी आप ध्यान रखना कि ये जो विचार है न्यायिक समीक्षा का, न्यायिक सक्रियता का या जनहित याचिका का, ये सब अमेरिका के संविधान से निकले हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर कथन कौन कौन से सही हैं आपके, यहाँ पर दूसरा, चौथा और पांचवा कथन सही है, तो आंसर होगा बी, केवल 2, 4 और 5। क्वेश्चन नंबर 10 है आज आपका, भारत में जनहित याचिका से जुड़े प्रमुख मामलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर मैं से बताना है आपको कौन सा कथन यहाँ पर गलत है। पहला है, सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में बच्चों को दिए जाने वाले मिड डे मील भोजन की शुरुआत जनहित याचिका के फलस्वरूप हुई थी। सेकंड, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज PUCL जिसे बोलते हैं नामक एक संगठन ने सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार में भोजन के अधिकार को भी शामिल करने की मांग की थी और इसे सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा स्वीकार किया गया। थर्ड है आपका, बंधुआ मजदूरों को अमानवीय श्रम से मुक्ति दिलाने और सजा काटने के बाद भी रिहा न किए जाने वाले कैदियों को रिहा करवाने में जनहित याचिका की एक अहम भूमिका थी। 1980 में ओल्गा टेलिस बनाम बंबई नगर निगम के फैसले में अदालत ने आजीविका के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा बताया है। देखिए, हमारे यहाँ जो आपके मिड डे मील देख रहे होंगे, ये मिड डे मील या फिर जो जनता में राशन बंटता है, इसकी शुरुआत यानी जो राशन आप देखते हो जनता को पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के जरिए वो सस्ते दामों पर राशन दिया जाता है गरीब तबकों को, ये एक यहाँ पर एक इसके लिए जनहित याचिका पड़ी थी PUCL की तरफ से, यानी कि पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज की तरफ से जनहित याचिका पड़ी थी। तो इसने यहाँ पर दलील दी थी कि सरकार के पास, सरकार के जो गोदाम है उनमें अनाज सड़ रहा है, अनाज सड़ाने से बेटर है कि हमारे देश में जो भुखमरी है, हमारे देश में जो बच्चे भूखे हैं या जो लोग भूख से मर रहे हैं, उनको ये दे दिया जाए। तो ऐसे ये भी होगा कि भाई कहीं ना कहीं इन लोगों की भी जान बच जाएगी और उन्हें भी भोजन मिल जाएगा और जो अभी दुरुपयोग हो रहा है वो दुरुपयोग भी बचेगा। तो ऐसे करके हमारे देश में आप देख सकते हैं मिड डे मील की शुरुआत हुई और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, यानी कि लोगों के लिए जो समाज में आपके बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोग हैं उनको सस्ता अनाज भी देना स्टार्ट कर दिया गया। तो यहाँ पहला वाला कथन बिल्कुल सही है कि सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में जो MDM चालू हुआ है वो एक जनहित याचिका का परिणाम है। सेकंड वाला कथन भी यहाँ पे सही है, यानी कि आपका जो PUCL ने जो यहाँ पर एक रिट डाली, याचिका डाली थी, उस याचिका के तहत आर्टिकल 21 में अनुच्छेद 21 में इसमें जीवन के अधिकार में भोजन का अधिकार भी शामिल है, क्योंकि कोई व्यक्ति जीवित रहने के लिए किसी व्यक्ति को भोजन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर अनुच्छेद 21 में से शामिल किया गया, यानी भोजन के अधिकार को भी अनुच्छेद 21 में शामिल किया गया है। और ये शामिल किया गया है कौन से वाले केस में, PUCL यानी पब्लिक यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज के केस के द्वारा इसे शामिल किया गया है। तो यहाँ पर बी वाला कथन भी सही है। थर्ड है आपका यहाँ पर, बंधुआ मजदूरों को अमानवीय श्रम से मुक्त दिलाने, सजा काटने के बाद भी रिहा न किए जाने वाले कैदियों को रिहा करवाने में जनहित याचिका की भूमिका अहम है। देखिए, यहाँ पर बहुत सारी जगहों पर आप ये होता है, यानी खास करके जो भट्टे वगैरह होते हैं, यहाँ पर ईंटें वगैरह बनती हैं, वहाँ पर बंधुआ मजदूरी हमें देखने को मिलती है, बंधुआ मजदूर देखने को मिलते हैं। तो तमाम सामाजिक संगठनों ने ये प्रयास किए कि ये पहली एक मुश्त तय कर लेते हैं, 10,000 रुपये दे दिए कि भाई अब आपको हम काम करवाएंगे। अब उस 10,000 रुपये के तो
काम उन्होंने कब का निकलवा लिया, लेकिन उनको जो बांध के काम करवा रहे हैं, बंद करके काम करवा रहे हैं। तो इस तरह के अमानवीय श्रम के खिलाफ तमाम सामाजिक संगठन आगे आए और ये जनहित याचिकाओं के जरिए इन बंधुआ मजदूरों को भी यहाँ पर मुक्ति दिलवाई। साथ ही साथ ऐसा भी होता है तमाम बार कि कोर्ट वगैरह की जो कार्रवाइयों के लिए लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं, तो लोग छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी अपने आप को रिहा नहीं करवा पाते। यानी कोई व्यक्ति मान लीजिए किसी के पेरेंट्स नहीं है, किसी का परिवार नहीं है और वो व्यक्ति को यानी जेल के अंदर चला गया, अब उसके पास ना तो पैसा है ना कुछ है, तो ऐसे में कैसे बाहर आएगा, केस कैसे लड़ेगा। तो ये सामाजिक समूह जो होते हैं जनहित याचिकाओं के माध्यम से भी ऐसे कैदियों को रिहा करवाते हैं जो कि जिनके पास पैसा नहीं है केस लड़ने के लिए, या फिर जो कि जिनकी सजा पूरी हो चुकी है, या फिर छोटी मोटे अपराध के लिए भी लंबी सजा के रूप में सजा केवल काटे जा रहे हैं, तो उनको रिहा करवाने के लिए जनहित याचिका का एक रोल जो है वो अहम है यहाँ पर। तो थर्ड वाला कथन भी यहाँ पर सही है। चौथा कथन है आपका 1980 में जो ओल्गा टेलिस बनाम बंबई नगर निगम का फैसला आया था, जिसमें जो झुग्गी झोपड़ियों को हटाने वाला मुद्दा था, तो इसमें यहाँ पर इसको आजीविका के अधिकार से जोड़ा है। यानी कहीं ना कहीं यहाँ पर जो ओल्गा टेलिस वाला जो विवाद था वो 1980 का नहीं था, बल्कि 1985 का था, 1985 का था। और आपको पता होगा इसमें यहाँ पर न्यायालय ने यहाँ पर एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है और इसमें अदालत ने आजीविका के अधिकार को भी जीवन के अधिकार का हिस्सा माना है। इनका कहना यह था सुप्रीम कोर्ट का कि कोई व्यक्ति मान लीजिए अपनी आजीविका उसकी अगर उससे छिन जाएगी तो वो कैसे खाएगा, कैसे कमाए, यानी कैसे आप खाएगा, कैसे अपने बच्चों का पेट भरेगा, और कहीं ना कहीं अगर ये नहीं कर पाएगा तो भूखमरी से मर जाएगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आजीविका के अधिकार को भी जो है जीवन के अधिकार का अनुच्छेद 21 में से रखा गया। इसी केस के तहत इसे अनुच्छेद 21 में से शामिल किया गया। हालांकि ये केस 1980 का नहीं है बल्कि 1985 का है। उस हिसाब से डी वाला कथन आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर ए बी सी कथन सही है, डी वाला कथन गलत है, तो यहाँ पर आंसर होगा डी। देखिए जाते जाते आपके सामने 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल दिए हुए हैं। इनके बारे में मैंने काफ़ी बार बोला भी है। कुछ बच्चों की यहाँ पर डिमांड थी कि सर एक बार आप मुझे दिखा दें, तो आप लोगों के सामने मैंने दिखा दिए हैं। आपके चैप्टर में भी यहाँ पर 2 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात की गई है, जिसमें आपका जीरो हंगर, जिसके बारे में अभी आप पढ़ रहे थे, मिड डे मील वगैरह, या फिर PUCL ने जो याचिका डाली थी उसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने यानी भोजन के अधिकार को जीवन का अधिकार माना है, अनुच्छेद 21 के तहत इसे समाहित किया है। और वहीं आपने जो आपका चैप्टर है वो न्यायपालिका का था, तो न्यायपालिका से संबंधित जो प्रावधान है यानी सतत विकास लक्ष्य 16वां जो है वो यहाँ पर पीस, जस्टिस और स्ट्रांग इंस्टीट्यूशन का इशारा कर रहा है। ये शांति, न्याय और सशक्त संस्थाएं बनाने पर जोर दे रहा है। तो ऐसे करके आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का 16वां लक्ष्य आपका यही है, न्यायपालिका की तरफ ये इशारा कर रहा है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर इमेज लगाया है ताकि आप एक बार इसे देख लें अच्छे से, इसे जो है चाहे स्क्रीनशॉट ले लें या इसे मेमोराइज कर लें। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए मानता हूँ वीडियो थोड़ा लेंदी है, वीडियो थोड़ा आप कुछ लोगों को लगता है वीडियो थोड़ा बोरिंग भी है। बोरिंग इसलिए है क्योंकि डिस्क्रिप्टिव वीडियो है, डिस्क्रिप्टिव में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। वन लाइनर होता तो वन लाइनर में यही है कि 4 ऑप्शन दे दिए कि ये सही और आंसर लगाया चलते बने। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर एक एक चीज़ आपको पढ़ने को मिल रही है, सीखने को मिल रही है। तो मेरा मानना ये है कि आप इसे स्किप मत करो, क्योंकि ये बहुत कीमती चीज़ है। यही चीज़ अगर आप किसी कोचिंग से किसी टेस्ट सीरीज के रूप में लोगे तो वहाँ आपको हज़ारों रुपये पे करने पड़ेंगे। यहाँ पर तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, फिर भी आप देखना नहीं चाह रहे हैं। तो मेरी गुजारिश यही है, कम से कम अभ्यास जरूर करें। आपको पता तो चले UPSC में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कैसे अटेम्प्ट हमें करने हैं, कहाँ तक वो UPSC जा सकता है। अब यहाँ पर आज वाले चैप्टर में मैंने कुछ तथ्य जो थे आपकी स्टैंडर्ड बुक से भी रख लिए हैं, क्योंकि क्या होता है कुछ टॉपिक ऐसे आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं जिनके लिए मुझे लगता है कि आपकी जो किताब है NCERT वाली उसमें नॉलेज कम दी हुई है। तो उस वजह से मैं कुछ तथ्यों को यहाँ पर आपकी स्टैंडर्ड बुक से भी समाहित कर लेता हूँ। तो आप लोगों के लिए बेटर ही है, यानी मुझे जो लगता है आपके लिए अच्छा है वो मैं आपके लिए कर रहा हूँ। आप लोगों से गुजारिश यही है कि आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर करें, ताकि अन्य लोग भी अपनी नॉलेज बढ़ा सकें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।